हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं जो कल हमने सेकंड चैप्टर किया था ना, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था कि कंपनी किस तरह से व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने जो है यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो कल हमने ये हाफ चैप्टर कर लिया था। आज हम बाकी का बचा हुआ जो जैसे कि कल हमने प्लासी का युद्ध वगैरह हमने पढ़ा था ना, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मराठों के साथ कंपनी के किस तरह से झगड़े हुए, क्या लड़ाइयाँ हुई और किस तरह से उन्होंने मराठों के ऊपर, अवध के ऊपर और बाकी जो है राज्यों के ऊपर भी उसने अपना किस तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया, कब्जा किया और किस तरह से वहाँ पर 1857 के विद्रोह का भी थोड़ा बहुत जिक्र होगा इसमें, लेकिन उसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में 8 क्लास की हिस्ट्री में काफ़ी जो है लेंथी चैप्टर है और उसमें डिटेल से जो है 1857 की जो लड़ाई है उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है। तो उसको हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे हाफ हाफ करके, क्योंकि 8 क्लास में काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं, इसलिए हमें एक बार में जो है लंबी वीडियो हो जाएगी तो कोई भी जो है इतनी लंबी वीडियो देखता नहीं, इसलिए जो है थोड़ी थोड़ी हाफ हाफ एक बार करके हम इसको पूरा करेंगे। तो देखिए कल हमने कहाँ तक किया था इसको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देख लेना और जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने छोड़ा था मराठों के युद्ध के पास में, बक्सर की लड़ाई हमने कल पढ़ ली थी और ये प्लासी का युद्ध भी हमने कल कर लिया था। हाँ, ये भी कर लिया था। आज हम यहाँ पर मराठों से स्टार्ट करने वाले हैं। टीपू सुल्तान को भी हमने कल, जैसे कि उन्होंने बताया था, श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी टीपू सुल्तान की और उसकी रक्षा करते हुए उन्होंने उसको हरा दिया था कंपनी ने और वहाँ पर भी कब्जा कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं मराठों से लड़ाई, किस प्रकार से उनके साथ लड़ाई हुई। देखिए मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। आपको जो कल वाली वीडियो देखी होगी ना तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए पहले आप कल की वीडियो ज़रूर देख लेना। कल जो वीडियो डाली थी वो पहले देख करके आना, फिर आपको ये वीडियो आगे समझ में आएगी, क्योंकि उसमें पहले दिया गया है ना कि कहाँ कहाँ पर सीरीज वाइज कब किस जगह पर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया है। सबसे पहले वो सिर्फ व्यापार करने आए थे यहाँ पर एक कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर लालच आ गया और किस तरह से उन्होंने घेराबंदी की, फिर धीरे धीरे जो है थोड़े गांव को खरीदा, जीता, कहीं पर लड़ाइयाँ लड़ी और इस तरह से उन्होंने काफ़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया था। फिर यहाँ पर होती है मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने के और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के में हारने के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था, क्योंकि वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार हो गई थी और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। अब इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा जो कि सर्वोच्च मंत्री था उसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल या फिर आप कह सकते हैं गठबंधन, इनका मतलब गठबंधन भी होता है, इनके सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ भी थे। एक के बाद जो है एक कई युद्धों ने कंपनी ने मराठों को जो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो पहले से ही हारे हुए थे पानीपत की लड़ाई में। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था और जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया था। लेकिन और दूसरा जो हुआ था अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 में और कई मोर्चों पर लड़ा गया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंत में 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। सबसे पहला कब हुआ था? मराठाओं और अंग्रेजों का युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। दूसरा हुआ था अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 और 5 के बीच में, और तीसरा हुआ था 1817 से 19 के बीच। इसके बाद में क्या हुआ? मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, यानी कि उन्होंने मराठों को हरा करके वहां पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड
हेस्टिंग्स जो कि 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल बने थे, इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। कौन? कंपनी। और इस सोच के बाद अंग्रेजों की नीतियों में ये सभी सोच उनके अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देने लगी थी। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, यानी कि बिना रोक टोक के चलती नहीं। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, कहाँ पर? कित्तूर फिलहाल जो कि कर्नाटक में है, वहाँ के छोटे से राज्य में जो है उसको कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो किसने जो है सामना किया था? रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। 1824 में उन्होंने क्या है, उनको गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने जो है ये प्रतिरोध जारी रखा था। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है कि रानी चेन्नम्मा की मौत के बाद युद्ध को किसने जो है कंटिन्यू किया था, और वो था एक गरीब चौकीदार रायन्ना। ये नाम याद रख लेना आप। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर और 1830 में उनको फांसी पर लटका दिया गया था। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण इस किताब में आप आगे पढ़ेंगे, यानी कि काफ़ी लेंथी है, जो धीरे धीरे हमें सभी चीज़ों समझ में आने लगेंगी। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ही डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल करके उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले, और इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी जो है वहाँ पर अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था, और 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई थी, और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने जो है अधिग्रहण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया था। फिर आई थी विलय नीति। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी ये। देखिए, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच आई थी। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे हम विलय नीति का नाम देते हैं। ये सिद्धांत आपसे पूछेगा कि विलय नीति का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी आप नाम याद रखना। काफ़ी कंफ्यूज करने वाले आएंगे वहाँ पर, जो है लॉर्ड रिपन आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी दे देंगे ऑप्शन में, कहीं पर जो है इनके कई सारे नाम है ना, एकदम से याद भी नहीं आते जल्दी से, तो इस तरह से आपको ये नाम दे देंगे और पूछेंगे कि विलय नीति का संबंध किससे है। तो ये लॉर्ड डलहौजी आप याद रखना। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। यानी कि किसी भी राजा की, किसी भी शासक की अगर मृत्यु हो गई और उसका जो है खुद का पुत्र नहीं है वारिस बनने के लिए, तो उसका साम्राज्य किसके पास होगा? कंपनी के हाथों में चला जाएगा। विलय नीति का मतलब ये था, और इस जो है कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद जो है कई रियासतें जो है उनके कंपनी के हाथ में चली गई, जैसे कि सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब को कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देख करके लोगों में गुस्सा भड़क उठा था, और वे अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे, जिसके बारे में हम चैप्टर जो है 5 में डिटेल से पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह में किस किस ने साथ दिया था और किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी। ये यहाँ पर जो है 3 जो आपको ये दिए गए हैं ना मानचित्र, इसमें देखिए जो येलो कलर है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये जो येलो कलर है ये देखिए ब्रिटिश शासन के अधीन, ये सिर्फ बनारस, कोलकाता और काफ़ी कम क्षेत्रों, मद्रास, इन सभी पर कब्जा किया था उन्होंने। और ये जो दिखाई दे रहा है ना दूसरा रंग आपको रेड कलर में, तो इसके ऊपर कब्जा नहीं किया था। बाद में धीरे धीरे उनकी जो है उन्होंने धीरे धीरे कब्जा स्टार्ट किया था। जैसे कि बनारस और कोलकाता था पहले, उसके बाद में उन्होंने बम्बई को, गोवा को, और यहाँ पर देखिए दिल्ली के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया था। और आगे चलकर देखिए उन्होंने धीरे धीरे सब जगह पर अपना कब्जा कर लिया था, लाहौर में भी
और बम्बई, पुणे, हैदराबाद के आसपास, मद्रास, गोवा, कोलकाता, बनारस और लखनऊ, इन सभी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। देखिए कितना, जो शुरुआत में जो ये पीला रंग था ना, सिर्फ इतने दूर में कब्जा किया था उन्होंने, और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी सत्ता, वो जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने लगी थी। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जो है 1773 और 85 के बीच में उनका शासनकाल था। उसमें उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही थे। वारेन हेस्टिंग्स ने के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी अपनी सत्ता जो है हासिल कर चुकी थी। बंगाल, बम्बई और मद्रास में ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और उस समय 3 प्रकार की प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए थे और न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था आई थी। आपसे पूछेगा कि फौजदारी और दीवानी कानून किसके शासनकाल में आए थे, तो जो है हेस्टिंग्स के शासनकाल में आए थे। 1772 में एक नई जो है व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे और मौलवी और हिंदू पंडित इनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करेंगे। कौन? काजी और मुफ्ती। इनका मतलब भी यहाँ पर दिया गया है। काजी एक न्यायाधीश होगा और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कि कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाएगा। महाभियोग का मतलब, महाभियोग देखिए, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का जो ऊपरी सदन है उसमें व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था और इसी को महाभियोग कहते थे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा था तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगाया था, और इसी आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर भी ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि 7 साल तक चला था। आपसे पूछ सकता है कि जो इसके ऊपर किसने मुकदमा लगाया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स पर, तो आप इसका नाम बता सकते हैं, एडमंड बर्के ने, जो कि 7 साल तक चला था। ये देखिए, एक बड़ी समस्या ये भी थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे, और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संलग्न तैयार करने का काम सौंपा गया था। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 में। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे जो है बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि आप नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों के दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया गया था, क्योंकि उसको जो है केंद्र में ले लिया गया था और जो पुरानी चीज़ें थी उनको किनारे पर कर दिया। कंपनी की फौज के बारे में देखिए, कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार जो तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकतों में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि जो कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित होते थे। पैदल सेना थी, उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाले जो कि पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, और ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा था तो सूरत बदलने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने ये तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय जो कि भारतीय शब्द सिपाही से ही बना था, उसको आर्मी कहते थे।
और 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकें बदलने लगी, कंपनी सेना में घुड़सवारी टुकड़ियों की भी जरूरत कम होती गई थी। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाई लड़ रहा था, जहां पर सिपाही मस्केट जो कि तोड़ेदार बंदूकें होती थी और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना ने सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ा और इस जो है उसकी पैदल जो टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन भी सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा क्या हो गया था, पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था और अब कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? यानी कि वो अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन लोग जो थे सभी अपने धर्म पर, अपनी जाति के ऊपर उनका ज़्यादा महत्व रखते थे, अपने ध्यान में रखते सभी चीज़ों को। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है, और इस बात के एहसास में जो कि बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा। और 1857 के विद्रोह में इन सिपाहियों ने इस दुनिया की झलक दिखाता है। इसी जो कि आप अध्याय 5 में जो है डिटेल से हम पढ़ेंगे। निष्कर्ष में देखिए क्या दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी, जो कि शुरुआत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में भौगोलिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया। औपनिवेशिक यानी कि सभी कामों में और सभी जगह युद्ध हो रहे थे, वो सभी जगह जीत रही थी। इस तरह से सभी एरिया को और सभी कार्यों को भी सभी जो है शक्तिशाली क्षेत्र जो थे उन सभी पर कब्जा कर लिया था। 19वीं सदी के शुरुआत में नई जो है भाप तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई थी। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, और वहां पर भाप से चलने वाले जहाज़ों ने इस यात्रा को 3 हफ्तों में समेटकर जो है टाइम कम कर दिया था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत के जैसे दूर देशों में आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर, कितने 63% भूभाग और 18% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था, और बाकी जो बची थी ना उसके ऊपर इनडायरेक्टली उनका कब्जा था, यानी कि देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। इस तरह से सभी जो है पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि सिर्फ व्यापार के लिए आई थी। धीरे धीरे उन्होंने भौगोलिक यानी कि एरिया के ऊपर कब्जा किया, फिर औपनिवेशिक क्षेत्र यानी कि सभी काम धंधों के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार के बारे में देखिए, एक क्वेश्चन शायद कहीं से भी पूछ सकता है, NCERT से पूछना है तो जो है कहीं से भी पूछ सकता है। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया था और लोगों को बंधक बना करके जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी, और 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा जो कि प्रस्तुत किया गया है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या देखा था उन्होंने, सिर्फ आपसे जो है दास प्रथा के बारे में पूछ सकता है कि इसकी समाप्ति कब हुई थी। लगभग 1834 के आसपास दास प्रथा का अंत हुआ था। और यहाँ पर देखिए, मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आई थी। कब? मराठों और मैसूर के साथ जो युद्ध हुए थे उनके बाद उन्होंने प्लासी की लड़ाई की, मराठों के साथ युद्ध किया, और जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी, सभी जो है लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में उन्होंने विजय प्राप्त की धीरे धीरे, और फिर उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। 1857 के विद्रोह में आपको और भी ज़्यादा डिटेल से इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी का और जनता का किस तरह से आपस में लड़ाई हुई थी और किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, कौन हारा, किसकी जीत हुई, किन किन जो है लोगों ने इनका कंपनी के खिलाफ हुए और कौन लोग कंपनी के साथ थे। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज का चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। सेकंड चैप्टर हाफ हमने कल कर लिया था और आज हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे थर्ड चैप्टर। अगर लंबा होगा तो इसकी भी 2 वीडियो बना देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम एक ही बार में उसको कंप्लीट करवा देंगे। देखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।